आतंकी संगठन जमात उल दावा प्रमुख और भारत की मोस्ट वांटेड हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाफिज सईद ने धमकी देते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान को अब 1971 के समय का देश न समझे। अब पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है और परमाणु ताकत में भी वो दक्ष है। हाफिज ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह का जवाब देने में सक्षम है। रिपोर्टों के अनुसार हाफिज ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी तरह का जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान में खुलेआम रैली कर रहे हाफिज ने अमेरिका और भारत पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेरिका भारत के हवाई अड्डों पर ड्रोन तैनात कर रहा है जिससे पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया जा सके। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपने ड्रोन से भारत पर परमाणु हमला करेगा। हमारे पास पूरे भारत के लिए काफी ड्रोन है। हाफिज की इस नए वीडियो एक बार फिर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। पाकिस्तान अक्सर दावा करता है कि उसकी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां नहीं होती हैं, लेकिन इस नए वीडियो ने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खोल दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रमजान के पाक महीने की शुरुआत पर मुस्लिमों को बधाई देते हुए सभी अमेरिका के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, फिर चाहे वे नागरिक किसी भी धर्म या रंग रूप की क्यों न हो। ओबामा ने एक बयान में कहा, मुस्लिम अमेरिकियों द्वारा इस पाक महीने का जश्न मनाए जाने के मौके पर मुझे यह स्मरण होता है कि हम एक अमेरिकी परिवार हैं। मैं हमें बांटने वाली या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता या नागरिक अधिकारों को सीमित करने वाली आवाजों को खारिज करने में मुस्लिम अमेरिकी समुदायों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा, मैं सभी अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ, फिर वो चाहे उनका धर्म हो या रंग रूप हो। मैं हमारी साझा मानवता और सभी के लिए शांति एवं न्याय के प्रति समर्पण के जश्न में साथ खड़ा हूँ। ओबामा ने कहा कि यह आत्म अवलोकन का महीना है। हम उन लाखों जिंदगियों को नहीं भूल सकते जिन्हें दुनिया भर में और अमेरिका में संघर्ष एवं युद्ध के चलते विस्थापित होना पड़ा है। उन्होंने कहा, बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो इस साल शायद अपनी आरामदायक घर में रमजान नहीं मना पाए या अपने बच्चों के साथ ईद न मना पाए। हमें इन लोगों की तकलीफों को कम करने की दिशा में एक साथ मिलकर काम जारी रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव के तहत रविवार को स्विट्जरलैंड पहुंच गए। यहां वह द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए देश के राष्ट्रपति जोहान्स नीडर अन्नान के साथ वार्ता करेंगे। समझा जाता है कि पीएम मोदी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए स्विट्जरलैंड का सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच काला धन से जुड़े अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। पीएम मोदी का आज जिनेवा में यहाँ के दिग्गज कारोबारियों से मिलने का कार्यक्रम है। मोदी ने शनिवार को अफगानिस्तान की यात्रा की थी। वह कतर की 2 दिनों की यात्रा के बाद यहाँ पहुँचे। कतर की यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ के नेतृत्व में कई मामलों पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, नमस्कार जिनेवा। स्विट्जरलैंड के सुंदर शहर में कल रात आगमन के साथ ही प्रधानमंत्री की यात्रा के तीसरे पड़ाव की शुरुआत हो गई। मोदी ने 5 देशों की यात्रा से पहले स्विट्जरलैंड को यूरोप में भारत का अहम साझेदार बताया था। उन्होंने कहा था, मैं हमारे द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के लिए राष्ट्रपति जोहान्स नीडर अन्नान के साथ वार्ता करूंगा। मोदी ने कहा था, मैं जिनेवा में प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात करूंगा। हमारा एजेंडा आर्थिक एवं निवेश संबंधों को विस्तार देना होगा। मैं CIRN में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से मिलूंगा। भारत को मानवता की सेवा के लिए विज्ञान के नए पहलुओं की तलाश में उनके योगदान पर गर्व है। प्रधानमंत्री भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में जमा किए गए काले धन का मुद्दा भी उठा सकते हैं। मोदी 48 सदस्यीय परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए स्विट्जरलैंड के सहयोग की अपील कर सकते हैं, क्योंकि वह इस समूह का अहम सदस्य है। मोदी यहां से अमेरिका और फिर मैक्सिको जाएंगे। इसके बाद वह भारत लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए 4 जून को कहा कि उन्हें केवल इसलिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी है और कई लोगों को मिठाई से वंचित भी कर दिया है। उन्होंने देश को भ्रष्टाचार के दीमक से छुटकारा दिलाने का संकल्प लिया है। कतर की अपनी 2 दिनों की यात्रा को समाप्त करने से ऐन पहले यहाँ भारतवर्षी समुदायों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यवस्था की सफाई के उनकी सरकार के प्रयासों से सरकारी योजनाओं में लीकेज तथा चोरी रोककर सालाना 36,000 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। उन्होंने कहा, हमने केवल सतह साफ की और गहराई से सफाई अभी बाकी है। मोदी ने कहा
क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हमने विभिन्न सरकारी योजनाओं में लीकेज और चोरी रोककर 36,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बचाए हैं। मोदी ने कहा कि 1.62 करोड़ फर्जी राशन कार्ड का पता लगाया गया है और सब्सिडी वाले चावल, गेहूं, केरोसिन और एलपीजी के करोड़ों रुपए बचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लीकेज समाप्त करके और वित्तीय अनुशासन एवं शासन में कार्यक्षमता सुनिश्चित करके भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगातार 2 साल से सूखे का सामना करने और एक वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद उसने 7.9% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने अपने 25 मिनट के भाषण में कहा, भ्रष्टाचार ने हमारे देश को खोखला कर दिया है, जो दीमक की तरह इसे खा रहा है। इस दौरान भारतीय मूल के श्रोता लगातार ताली बजाते रहे और मोदी की प्रशंसा करते हुए नारे लगाते रहे। प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों को आड़े हाथ लेते हुए भ्रष्टाचार पर सरकार की कार्रवाई की आलोचना की तुलना किसी बच्चे को मिठाई नहीं देने पर उसके अपनी मां से नाराज होने से की है। भारत और कतर ने वित्तीय खुफिया जानकारी के आदान प्रदान, धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने तथा गैर संपन्न खाड़ी देश से बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश आकर्षित करने सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कौशल विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल के क्षेत्रों में सहयोग और निवेश अन्य समझौते हैं, जिन पर भारतीय और कतर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए। बहुक्षेत्रीय साझेदारी और भारत कतर संबंधों को मजबूत करने के लिए मोदी और शेख तमीम के बीच आधिकारिक वार्ता हुई और इसके बाद समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री की यात्रा के दूसरे दिन ये हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष में निवेश को लेकर कतर निवेश प्राधिकरण और विदेश मंत्रालय के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। यह गैस बहुल खाड़ी देश से विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि भारत ने कैसे ली MTCR में एंट्री। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत इस सप्ताह मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR में प्रवेश कर सकता है। इस कदम से अमेरिका में ड्रोन विमान खरीदने तथा अपने उच्च प्रौद्योगिकी वाले प्रक्षेपास्त्रों का मित्र देशों को निर्यात करने के उसके प्रयासों को बल मिलेगा। घटनाक्रम पर नजर रख रहे सूत्रों ने PTI को बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रक्षेपास्त्रों और शायद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आमंत्रण पर होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान किए जाने की उम्मीद है। यह बड़ी सफलता भारत को उसकी इस घोषणा के बाद मिली कि बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र प्रसार के खिलाफ वह द हेग आधार संहिता को अपना रहा है। इस आचार संहिता को प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR का पूरक समझा जाता है। भारत ने इसकी सदस्यता के लिए पिछले साल आवेदन किया था, लेकिन MTCR के कुछ सदस्य देशों ने इसका कड़ा विरोध किया, जहां निर्णय आम सहमति पर आधारित होता है। ओबामा प्रशासन ने MTCR में भारत की सदस्यता और 3 अन्य निर्यात नियंत्रण व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया समूह, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और वासेनार अरेंजमेंट की सदस्यता का जोरदार समर्थन किया है। अप्रैल 1987 में स्थापित स्वैच्छिक MTCR का उद्देश्य बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र तथा अन्य मानव रहित आपूर्ति प्रणालियों के विस्तार को सीमित करना है, जिनका रासायनिक, जैविक और परमाणु हमलों में उपयोग किया जाता है। MTCR व्यवस्था के 34 सदस्यों ने दुनिया के ज्यादातर प्रमुख प्रक्षेपास्त्र निर्माता शामिल हैं। यह व्यवस्था अपने सदस्यों से अनुरोध करती है कि वह अपने प्रक्षेपास्त्र निर्यात एवं 500 किलोग्राम भार कम से कम। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने 4 जून को महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह महानतम थे और ऐसे चैंपियन देश के लिए बहुत अच्छे हैं। 300 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम या सामूहिक विनाश के किसी भी प्रकार के हथियार की आपूर्ति करने में सक्षम संबंधित प्रौद्योगिकी को सीमित करें। वर्ष 2008 से भारत उन 5 देशों में से एक है जो MTCR का एक तरफा पालन कर रहे हैं। MTCR की घोषणा के बाद समझा जाता है कि भारत और अमेरिका ड्रोन विमानों की भारतीय सेना को बिक्री के बारे में अपनी बातचीत तेज करेंगे। जनरल एटॉमिक्स के अमेरिका एवं अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विकास के मुख्य कार्यालय अधिकारी विवेक लाल ने पिछले साल PTI से कहा था, हाँ, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक भारत की प्रेडेटर सीरीज के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी से अवगत है। जनरल एटॉमिक्स अमेरिका में निजी स्वामित्व वाली सबसे बड़ी कंपनी है जो ड्रोन विमानों का निर्माण करती है। अफगानिस्तान में हाल ही में तालिबान नेता का सफाया करने वाले प्रेडेटर ड्रोन CIA का पसंदीदा औजार है।
ओबामा और मिशेल ने एक बयान में कहा, मोहम्मद अली ने दुनिया हिला दी थी और इसे बेहतर बनाया। मिशेल और मैं उनके परिवार को सांत्वना देते हैं और दुआ करते हैं कि इस महानतम फाइटर की आत्मा को शांति मिले। ओबामा ने कहा कि उन्होंने अपनी निजी स्टडी में अली के फोटो के नीचे उनके दास्तानों का जोड़ रख रखा है, जब 22 बरस की उम्र में उन्होंने सोनी लिस्टन को हराया था। ओबामा और मिशेल ने कहा, अली महानतम थे, ऐसा इंसान जो हमारे लिए लड़ा। वह किंग और मंडेला के साथ थे और कठिन हालात में उन्होंने आवाज बुलंद की। रिंग के बाहर की लड़ाई के कारण खिताब भी गंवाए। उनके कई दुश्मन बने जिन्होंने लगभग उन्हें जेल में भेज दिया था, लेकिन वह अडिग रहे। उनकी जीत से हमें यह अमेरिका मिला जिसे हम आज जानते हैं। उन्होंने बयान में कहा, वह परफेक्ट नहीं थे, रिंग में जादूगर, लेकिन तोल मोल कर नहीं बोलते थे, लेकिन अपनी बेहतरीन जज्बे के दम पर उन्होंने प्रशंसक ज्यादा बनाए थे। रामवृक्ष यादव की मृत्यु पर लगी सारी अटकलें अब समाप्त हो गई हैं। 3 दिन के इंतजार के बाद मथुरा हिंसा के दोषी रामवृक्ष यादव का पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया है। रामवृक्ष के साथ ही हिंसा में मारे गए उसके 24 साथियों का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मथुरा प्रकरण के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव को आखिरकार मार गिराया गया है। उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। 5 जून को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रामवृक्ष यादव ने ही जवाहर बाग पर अवैध कब्जा जमा रखा था, जिसको हटाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने वहां हमला किया था, परंतु रामवृक्ष और उसके साथी पहले से ही इस हमले के लिए तैयार थे। उन्होंने वहां भारी मात्रा में हथियार छुपा रखे थे और उन्हीं हथियारों के द्वारा उन्होंने पुलिस पर पलटवार कर दिया, जिसमें 2 सिपाही और 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी ने वीआईपी कारों में सायरनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इन कारों में उपराज्यपाल का वाहन भी शामिल होगा। हालांकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सायरन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं मिला है। पुलिस सेवा के अपने कार्यकाल के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी कर चुकी किरण बेदी ने यह भी निर्देश जारी किया है कि वीआईपी लोगों की कारों को ट्रैफिक रोक दिए जाने जैसी कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। वे भी आम लोगों की तरह ही ट्रैफिक से गुजरेंगे ताकि लोगों का आना जाना बाधित न हो। 31 मई को एनजीटी के आदेश के बाद श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के बचे 4 करोड़ 75 लाख रुपए ड्राफ्ट के जरिए डीडीए को अदा कर दिए। इसके लिए एनजीटी ने 7 दिनों की मोहलत दी थी। साथ ही आवेदन लगाते हुए वक्त की बर्बादी के लिए 5000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। दरअसल यमुना किनारे 11 से 13 मार्च के बीच हुए विश्व संस्कृति महोत्सव में पहुंचे पर्यावरण को नुकसान के मद्देनजर एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ का हर्जाना लगाया था। इसमें से 25 लाख की रकम आर्ट ऑफ लिविंग ने 11 मार्च को कार्यक्रम से ठीक पहले अदा कर दी थी। बाकी की रकम 3 हफ्तों में अदा करनी थी, जिसको लेकर आर्ट ऑफ लिविंग ने अंडरटेकिंग दी थी। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद एओएल ने इस रकम को बैंक गारंटी के तौर पर अदा करने की अर्जी लगा दी, जिसे एनजीटी ने 31 मई को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अब आप मुकर रहे हैं और ऐसे में आपकी मंशा पर सवाल उठता है। श्री श्री रविशंकर ने साफ कहा था कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलाया है, इसलिए वे न्याय के लिए अंत तक लड़ाई जारी रखेंगे। हमारे इस खास शो के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम्स 24। धन्यवाद।